देखिए, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम यूनियन के लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी ही नहीं, इस जैसे और लोग भी यदि राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो द्वेष की राजनीति करते हैं, ऐसी कोई भी पार्टी देश में जीतनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा कोई ऐसा तो जीतते जा रहे हैं सर, पूरे देश में राज हो रहा है सर, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। वो सरकार कोई वैसे लोगों के वोट से थोड़े बनी है, तो पैसे के दम पे बनी है, पैसा उन्होंने मिला। ये सत्ता तो हर जगह मिली है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया था उन्होंने, कर्नाटक में भी ऐसा ही किया था, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया है, एमएलए को खरीद के सरकार बना लेना। लेकिन ये पैसे की सरकार कब तक चलेगी? जनता की सरकार नहीं है इन तीन राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे कर्नाटक है, और चाहे आज महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। वो केवल पैसे की सरकार है, और पैसा उन्होंने कारपोरेट से मिला हुआ है। आपको शायद ये पता होगा कि देश में जो थर्मल प्लांट चले हुए हैं, उनमें ये शर्त रख दी कि 20% कोयला अपने विदेशी लेना पड़ेगा, और विदेशी कोयला, सारे विदेशी कोयले पे कब्जा है अंबानी गौतम अडानी का। अडानी ने यहाँ से 6200 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ऑस्ट्रेलिया की खान खरीदी थी, और उसी का कोयला आता है। सरकार किसी भी रूप में अपने कारपोरेट लोगों को, विशेषकर अंबानी अडानी को, मुनाफा देना चाहती है। जो मोदी साहब ने पहले कहा था 8 साल पहले, वो तो बात सच है बिल्कुल। उस समय डॉलर गिर रहा था और लगभग 57 रुपये का $1 हो चुका था, हमारा रुपया लगातार गिर रहा था, लेकिन आज वो 80 रुपये का हो गया। मोदी जी की ये बात सच उस दिन भी थी और आज भी सच है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है तो हमारे देश की सरकार की साख गिरती है, और प्रधानमंत्री की साख भी लगातार गिरती है। और ये बहुत अफसोसजनक बात है, डॉलर का लगातार कमज़ोर होना हमारे व्यापार घाटा का संकेत ये दे रहा है कि आने वाले समय में और ख़तरनाक होगा। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ये डॉलर के सस्ते होने से हमारे ऊपर जितने भी आयात होते हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे, जिनमें डीजल, पेट्रोल और गैस भी है। इनके रेट भी अब बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि वो बढ़ चुके हैं। सर, जब किसान आंदोलन आप कर रहे थे तो जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, आप उनको अपने आंदोलन में बहुत कोसते थे, कहते थे कि इन्होंने स्टील के गोदाम बना लिए, हमारे अनाज को वहाँ पे स्टोर कर लेंगे, आम आदमी को रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन उन 2 उद्योगपतियों की जो आय है ना, वो सबसे धनी हो गए हैं एशिया में, अडानी और अंबानी। ये तो सच बात है कि जो इन्हें साइलोज बनाए हैं, उसमें अनाज जब स्टोर हो जाएगा, हम बार बार लोगों को यही बात कह रहे थे। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, और हो सकता है आपके यूपी में भी ऐसी स्थिति हो। जैसे ही सरसों का तेल महंगा हुआ, सरकार ने राशन कार्ड पे देना बंद कर दिया, और अभी गेहूँ महंगी हो गई है तो गेहूँ देनी बंद कर दी और चावल देना शुरू कर दिया। अकेला चावल ही मिलेगा, राशन कार्ड धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी जो उस समय भी लड़ाई थी और आज भी लड़ाई है, वो रोटी की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर जन्म लेने वाला बच्चे से लेके और 100 साल का यदि कोई बुजुर्ग जिंदा है तो उसको किसी भी तरह से रोटी का तरसना ना पड़े और सबने रोटी मिले। ये हमारी लड़ाई का बड़ा उद्देश्य है। लेकिन मोदी जी बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, विज्ञापन देते हैं टीवी पर और शहर में कि हम अनाज दे रहे हैं 5 किलो फ्री गरीबों को। देखिए, 5 किलो अनाज कोई मैं नहीं रखता है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ। हमारी जो गेहूँ की फसल है वो 2015 रुपये क्विंटल बिकी है, यानी 20 रुपये 15 पैसे किलो MSP पे बिकी है। यदि एक आदमी को एक दिन का रोज़गार दे दिया जाए तो कम से कम 300 से 500 रुपये कमाता है। और इन्होंने जो सब्सिडी दी है 5 किलो अनाज में, वो केवल 100 रुपये की दी है। पूरा 1 महीने के लिए 100 रुपये का अनाज देकर यदि वो ये चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग कुछ समय के लिए गुमराह हो गए हों, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी का ये जादू खत्म हो चुका है। 5 किलो अनाज से कोई परिवार चल नहीं सकता। बलबीर जी, आप गाजियाबाद में आए हैं, सब किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या लगता है आपको? देखिए, इसके 3 उद्देश्य हैं मुख्य। पहला तो ये है कि सरकार ने जब हम बॉर्डर से उठाए थे, ये कह करके 3 कानून वापस ले लिए और MSP पे कमेटी बना के जल्दी निर्णय कर देंगे, और देश में स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 फार्मूला प्लस 50% बेनिफिट के साथ हम लागू कर देंगे। लेकिन तोमर साहब ने ये भी कहा था कि हम ये तीनों किसान कानून है ना, फ्यूचर में फिर से ले आएंगे। वो उनका जो कहना था, वो फ्यूचर में यदि ले आएंगे तो हम भी फ्यूचर में फिर बॉर्डर पर आने के लिए तैयार हैं। वो तो नहीं होगा कभी भी, लेकिन MSP पे हमारे को गुमराह किया गया और अभी तक कानून बनाने की और सरकार ने कोई कमेटी भी गठित नहीं की। इस बात को लेकर आज एक तो मुख्य बात है
दूसरा अभी जो आपने चर्चा की है वो अग्निपथ पे है, नौजवान हमारे बेटा बेटी हैं जिनका भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, हम उसे उचित नहीं समझते। और तीसरी चीज़ है जो पूरे देश और प्रदेश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, उन पर रोक लगे ताकि हर इंसान सुख का जीवन जी सके, इन मुद्दों को लेकर है। और जैसे आप मेरे से पहले वक्ता से सवाल पूछ रहे थे BSNL के बारे में, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी जियो को प्रमोट किया गया खुद प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके द्वारा बड़े हॉस्पिटल जो जियो से संबंधित हैं या अंबानी परिवार से संबंधित है उसकी ओपनिंग की गई। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कोई छोटा मंत्री भी किसी सरकारी संस्था को प्रमोट करता हुआ नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हमारे मंत्री संतरी और राजनीतिक लोग कारपोरेट का जो साथ दे रहे हैं मुख्य रूप से, वो खतरनाक है देश के लिए और देश की जनता के हित में नहीं है। BSNL आज भी अपनी एक शाख है उसकी। आज का पूरा हिंदुस्तान का जितना बैंकिंग सेक्टर है, कहीं भी जियो का एक फ़ोन नहीं है, पूरा का पूरा BSNL पे निर्भर करता है। रेलवे का सिस्टम है अपना, जितने भी फौज का सिस्टम है, टोटल आज भी BSNL पे निर्भर करता है। कहीं भी जियो का प्रयोग नहीं होता क्योंकि सरकार का जितना बड़ा हमारा महत्वपूर्ण विभाग है वो ये समझते हैं कि जियो कभी भी हमारे साथ किसी तरह की ब्लैकमेलिंग कर सकता है। जबकि शाख है BSNL की, हम ये कहते हैं कि इनको मजबूत करने की ज़रूरत है और सरकार ने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो मोदी सरकार है ना, उन्होंने बड़ा दाव खेला है आदिवासियों पे और द्रौपदी मुर्मू को जो है प्रेसिडेंट का जो है उम्मीदवार बना दिया है, वोट मिलेंगे बड़े बम्पर। देखिए, हम मुर्मू के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक जाति विशेष को पेश करने से राष्ट्रपति से, आपके उत्तर प्रदेश से ही थे अभी जो कोविंद जी राष्ट्रपति यहाँ अभी तक हैं, तो कितनी क्रांति आ गई उसकी जाति विशेष के, या दलित लोग कितने एडवांस हो गए हैं। मुर्मू से भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार की नीति एक व्यक्ति विशेष को प्रमोट करके और नीचे नीचे आदिवासी लोगों का नुकसान करना है, उनको उजाड़ना है, जल जंगल और ज़मीन पर कब्जा करने की सरकार की योजना है, जिसमें मुर्मू भी थोड़े समय बाद उनकी एक हिस्सेदार बन जाएगी। वो तो खुद उनका जो है भागीदारी कर रही हैं। बिल्कुल, वो उनकी राज्यपाल भी रह चुकी हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं और उनका इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनके राज्यपाल काल में जिस राज्य में वो थी, 12 आदिवासियों का मर्डर हुआ था। टाटा स्टील को ज़मीन देने के लिए आदिवासी विरोध कर रहे थे और उन्होंने एक शब्द भी उन आदिवासियों के जीवन के बारे में नहीं रखा था। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि मुर्मू है चाहे कोई और है, किसी जाति विशेष को प्रमोट करने से, किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने से देश में क्रांति नहीं आ सकती, सबकी सुविधाएं नहीं मिल सकती। उसके लिए तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी जो जनता के हित में होगी नीति। क्योंकि ये सीधी बात है, या तो मुनाफा अमीरों को दिया जा सकता है या गरीबों को दिया जा सकता है, दोनों का भला एक साथ नहीं हो सकता। यदि आपने गरीबों को फ्री अनाज देना है या सस्ता अनाज देना है तो अमीरों से टैक्स लेना पड़ेगा। कामरेड, आपने चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, 3 तलाक हो, 3 किसान कानून हो, अग्निवीर हो, सबका विरोध क्यों करते हो आप जो मोदी जी स्कीम लेकर के आते हैं? नहीं, हम मोदी जी का कोई विरोध नहीं करते, उन पॉलिसियों का विरोध करते हैं और वो पॉलिसी वास्तव में नुकसानदेह साबित हुई हैं। ये कहते थे कि नोटबंदी होने से उग्रवाद खत्म हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। क्या देश से काला धन समाप्त हुआ? और बल्कि दुख की बात तो ये है कि इन्होंने उसमें बहुत मोटा पैसा कमाया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 50 साल से चली हुई करेंसी के पूरे नोट वापस आ जाएं? आप बताइए, जांच कीजिए, पूछिए किसी भी साधन से कि पूरे के पूरे पैसे वापस आ गए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी तो कम हो गई ना? नहीं, अभी कम नहीं हुई, कोई कह नहीं सकते आप। इस बारे में तो तब पता लगेगा जब वहाँ कोई इलेक्शन होगा, कोई स्थिति बदलेगी। अभी तो केवल तानाशाही के रूप में उनको देखा गया है। लोगों के दिमाग बदलने की जरूरत है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पत्थरबाजी खत्म होगी। हम भी शक में हैं, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कब तक के दबाव में होगा? और ये कहते थे उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल में जितने नौजवान हमारे फौज के, चाहे BSF के हैं, चाहे दूसरे सैनिक हैं, जितने शहीद हुए हैं, पिछले 70 साल में भी उतने लोग शहीद नहीं हुए। तो कैसे कहेंगे उग्रवाद खत्म हो गया? और अभी भी जो धारा 370 तोड़ी, इनने 35 तोड़ी, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे जो पहले से कश्मीरी पंडित आए हुए थे वापस गए? कितने आपके हिंदुस्तान के
जम्मू कश्मीर तक बह रहने वाले लोगों ने वहाँ प्लाट खरीदे, कितने लोग वापिस जाके श्रीनगर और उसके आसपास बसे, कोई आंकड़ा तो होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हो सकता है जनता का एक तबका उन्हें पसंद कर रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि बहुत बड़ा तबका होता है तो उन्हें 70% वोट मिलता है, उन्हें 28% वोट मिलता है, 29% वोट मिलता है, और उसका हाँ ये सच है, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वो विभाजित और बंटे हुआ है, इसलिए उनको फायदा हो जाता है। जो जनता का बड़ा तबका उनके साथ होता है तो उनको 50% से ज़्यादा वोट मिलना, वो भी उनके साथ है। ये सच है बिल्कुल, क्योंकि टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरह से देश का आप कह सकते हैं उनका पूरा साथ दे रहा है। और सोशल मीडिया पे मैं आप जैसे लोगों का, आपके चैनलों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी आवाज़ भी पूरे देश और दुनिया में आपके माध्यम से गई है। हमारे टीवी चैनल या हमारे बड़े अखबार और रेडियो जो भी साधन थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक थे चाहे प्रिंटेड थे, और सब के सब पर उनका कब्जा था। ये जैसे किसानों के 3 कानून वापस हुए, अभी हम MSP के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और लेकर रहेंगे, आज नहीं तो साल में, 6 महीने में, 2 साल में MSP की कानूनी गारंटी लेंगे। एक बात का जनता ने लगभग पता लग गया कि हमारे राजनीतिक लोग जब तक कोई इलेक्शन नज़दीक नहीं होता ये कुछ बात मानने वाले नहीं हैं। 3 काले कानून इसलिए लिए कि 5 राज्यों में चुनाव होना था, उसका बेनिफिट इन्होंने ले लिया। अब लोकसभा के इलेक्शन भी नज़दीक हैं, MSP भी देना पड़ेगा, श्रम कानून भी बहाल करने पड़ेंगे, और कितनी बार बैकफुट पे सरकार गई है। मतलब ये बात सोचने की है, और वो वामपंथी लोगों का या अपने जो ट्रेड यूनियन है उनका एक दबाव हमेशा रहा है, और ये लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप होता है, हम उस प्रेशर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं।